बिजनेस करेंगे, पहले कैपिटल गेन फिर इनकम फ्लो। पहले आसान छोटा काम जो होता है उसको करके फारिग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पे जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि कैपिटल एसेट क्या है, तो इसका जवाब है कि इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है। इन्वेंट्री कैपिटल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, बाकी सारे कैपिटल एसेट। अच्छा, जब उसने आपको डिफाइन किया ना कि इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है और पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, जब उसने ये डिफाइन किया पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, तो उसके साथ उसने कहा हाँ, एक्सेप्ट ये 12 आइटम्स जो के पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं लेकिन ये कैपिटल एसेट हैं। ये 8 रिलेटेड आइटम्स हैं, इनको हम कहते हैं 8 रिलेटेड आइटम्स। ये 8 रिलेटेड आइटम्स हैं जो कैपिटल एसेट्स हैं। यानी जब हमने कहा कि फलां 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 चीज कैपिटल एसेट नहीं है सिवाय इसके, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 8 रिलेटेड आइटम कैपिटल एसेट्स हैं। आमतौर पे कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, वाउचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या लैंड या बिल्डिंग कैपिटल एसेट है या नहीं? तो जी रूल तो आपके पास है, लैंड या बिल्डिंग कैपिटल एसेट है या नहीं? तो रूल तो आपके पास है, अगर वो ये 3 चीजें नहीं है तो कैपिटल एसेट है। अब लैंड की बात करें, क्या लैंड इन्वेंट्री है? नहीं। डेप्रिशिएबल एसेट है, अमोर्टाइजेबल एसेट है? नहीं। पर्सनल मूवेबल एसेट है? इमूवेबल है, ये तो कैपिटल एसेट है। बिल्डिंग पहले देखा जाएगा बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है फिर तो हो गया डेप्रिशिएबल एसेट, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट हो तो कैपिटल एसेट। हाँ, अगर पर्सनल यूज हो रही है तो फिर डेप्रिशिएबल नहीं है, डेप्रिशिएबल नहीं है तो कैपिटल एसेट है। बिजनेस की बात करते हैं, बिल्डिंग अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो देखा जाएगा बिजनेस में बिजनेस की ओनरशिप है या बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है बिल्डिंग। क्योंकि अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो फिर तो डेप्रिशिएबल एसेट है, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो कैपिटल एसेट नहीं है। और अगर इस्तेमाल नहीं हो रही, इन बिजनेस से इन्वेस्ट किया हुआ है, बिजनेस से इन्वेस्ट किया हुआ है और इस्तेमाल नहीं हो रही बिजनेस में बिल्डिंग, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगी, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगी तो कैपिटल एसेट। सर क्या ये बात पिक कर गए? मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी कब डेप्रिशिएबल एसेट है और कब डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, यानी कब कैपिटल एसेट है और कब कैपिटल एसेट नहीं है, ये बता दें। अच्छा जी, पीटीसीएल के वाउचर्स हैं सर, ठीक है, यानी ये भी शेयर्स की तरह की आइटम है। सर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, पहला सवाल,
डिस्पोजल क्या होता है? आमतौर पे हमारे दिन में ये होता है कि सर किसी चीज को बेच दिया तो डिस्पोजल है। नहीं सर जी, या आप मालिक ना रहे या एसेट ना रहे, एक बेंचमार्क बता दिया क्या, या आप मालिक ना रहे या एसेट ना रहे तो ये डिस्पोजल है। क्या मतलब? सर आपने एसेट बेच दिया, एसेट गुम गया, एक्सपायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से या वो एसेट नहीं रहा या आप उसके ओनर नहीं रहे, तो ये डिस्पोजल है। अगर एक बंदा फोत हो गया और उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को ट्रांसफर हो गई, ये भी डिस्पोजल है। अगर आपने बिजनेस का एसेट पर्सनल यूज करने लग गए, ये भी डिस्पोजल है। ओ भाई मेरी बात समझ आ रही है? तो डिस्पोजल की ये डिस्कशन है। सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब शुरू होने लगी है कैपिटल गेन के वाले से, कि सर कैपिटल गेन निकलता कैसे है? कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। कंसिडरेशन रिसीव्ड किसके बराबर होगी? देखना पड़ेगा कि एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है। अगर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो स्क्रैप वैल्यू प्लस कॉम्पनसेशन, या डैमेजेस जो रिसीव करेंगे प्लस सेटलमेंट, या जो अदालत ने फैसला किया है वो। बहरहाल जो पैसे आपको रिकवर हुए, इंश्योरेंस वाले ने जो पैसे दिए प्लस जितने पैसे उसके अलावा रिकवर हुए, उसे डिस्पोजल प्रोसीड समझा जाएगा। किस केस में? अगर लॉस या डिस्ट्रॉय हुआ। और अगर एसेट बेच दिया है तो फिर देखा जाएगा एक्चुअल क्या है और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। हम क्या लेंगे? हायर। अब इसमें भी मजीद देखा जाएगा कि अगर शेयर है तो वो लिस्टेड कंपनी का शेयर है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कहां से निकालेंगे? स्टॉक एक्सचेंज से। और अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कहां से निकालेंगे? ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू कितनी होती है? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय। लो सर, कंसिडरेशन। सर जी दो ही आइटम है कैपिटल गेन में, एक डिस्पोजल प्रोसीड, एक या कंसिडरेशन रिसीव, एक कॉस्ट। कंसिडरेशन में क्या आना है ये सारा बता दो, कॉस्ट में क्या आना है इसको देख लेते हैं। सर कॉस्ट में एक्चुअली जितने का खरीदा वो आएगा, जितने पैसे कैपिटल एसेट को खरीदने पर लगे वो, प्लस जितनी कमीशन दी वो, प्लस जितने इंसिडेंटल चार्जेस थे वो। सर ये इंसिडेंटल चार्जेस क्या होते हैं? जो कनेक्टेड चार्जेस होते हैं। अगर मैंने गाड़ी खरीदनी है तो जिससे गाड़ी खरीद रहे उसको कमीशन भी देनी पड़ेगी, इंसिडेंटल है। मैं गाड़ी ना खरीदता मुझे कमीशन भी ना देनी पड़ती। मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करानी है, ये अगले चैप्टर में भी आना है, वो भी साथ ही कवर हो रहा है। गाड़ी खरीदूंगा तो गाड़ी अपने नाम रजिस्टर कराऊंगा ना, इंसिडेंटल चार्ज। शेयर खरीदे हैं तो शेयर की कमीशन देनी पड़ती है, इंसिडेंटल चार्जेस है, कॉस्ट में शामिल होते हैं। कौन से खर्चे कॉस्ट में शामिल नहीं होते? सर वो खर्चा जो किसी और हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होता। और वो खर्चा जो इनएडमिसिबल इन बिजनेस हो, इंशाल्लाह आज मैंने रिवाइज करा देना, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकम में माइनस करने की इजाजत नहीं होते, पढ़े हुए हैं ना सर। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस की जो लिस्ट बिजनेस में बढ़ानी है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं। सर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड है ये, जिसमें आपको कंसिडरेशन रिसीव के सारा कुछ बता दिया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट का सब कुछ बता दिया। जी सर, ये आपको इंशाल्लाह स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो ही जानी है, नहीं मैंने एहतरामन स्लाइड चेंज नहीं की। जी सर,
सर जी सेल प्राइस, अब अगली बात सुनना, ए लिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर खरीदा 70 रुपए का, बेचा 150 का। खरीदा 70 रुपए का, बेचा कितने का गेन आ गया? 80 का गेन आ गया। पी लिमिटेड शेयर बेचा 120 का, खरीदा, उल्टा क्या आ गया? 30 का लॉस आ गया। ये 30 का लॉस 80 के गेन के साथ एडजस्ट होगा या नहीं? यस होगा। कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, बिल्कुल एडजस्ट होगा। केस नंबर 3, सी लिमिटेड है। एक जुमला बोलने लगा हूं, ये अपने दिल में कहीं लिख लें। अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। 110 रुपए। अच्छा जी, सी लिमिटेड एक ऐसा इदारा है जिसका गेन टैक्सेबल नहीं है, इसमें हमें 20 का लॉस आ गया तो लॉस एडजस्ट। अब आ गई 8 रिलेटेड आइटम। 8 रिलेटेड आइटम बेची 85 की, खरीदी थी 75 की, 10 का गेन आ गया। ज्वेलरी दूसरी 8 रिलेटेड आइटम बेची 120 की, खरीदी थी 125 की, 5 का लॉस आ गया। क्या 8 रिलेटेड आइटम का लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा? क्या 8 रिलेटेड आइटम का लॉस 8 रिलेटेड आइटम के साथ एडजस्ट होगा? 8 रिलेटेड आइटम का लॉस 8 रिलेटेड आइटम के साथ भी एडजस्ट नहीं। जी सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होता है, लेकिन अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। 8 रिलेटेड आइटम का लॉस गेन के साथ एडजस्ट नहीं होता। 8 रिलेटेड आइटम का लॉस 8 रिलेटेड आइटम के गेन के साथ भी एडजस्ट नहीं होता। सर जी अगर ये सारी बात आपकी समझ में आ गई, अब मुझे आगे चलना। इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो देखना पड़ेगा पहले कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की के स्कोप में चला जाएगा, वो जाने उसका काम जाने। और अगर वो कैपिटल एसेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 स्टेप अप्रोच देखनी पड़ेगी। कैपिटल एसेट है, डिस्पोजल है, पहले ये देखें। दूसरा क्या देखें? होल्डिंग पीरियड। क्या होल्डिंग पीरियड कितना है? होल्डिंग पीरियड कितना है? डेट ऑफ परचेज माइनस डेट ऑफ सेल प्रोसीड। होल्डिंग पीरियड कितना है? डेट ऑफ परचेज माइनस डेट ऑफ सेल प्रोसीड। होल्डिंग पीरियड देखेंगे और फिर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक आइटम। इसका मतलब है इस पे रेट सेपरेट लगना है। कितना? होल्डिंग पीरियड। सर ये इसका टेबल बना हुआ है, सर ये याद करना है? नहीं, इतना पता होना चाहिए कि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है और सेपरेट रेट लगना है और निकालना आना चाहिए।
सबसे पहले तो ये देखो कि प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, और फिर होल्डिंग पीरियड की बेस पर रेट निकालोगे और उस गेन को इस रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स निकाल दोगे। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये वाली बात थी। कैपिटल एसेट है और डिस्पोजल है, पहली बात ये। स्टेप 2 में क्या देखना है? स्टेप 3 में क्या देखना है? कैपिटल गेन और रेट अप्लाई करना है। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम, टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। सर जी मैं अगले पॉइंट पर आ गया हूं और डीम्ड इनकम की बात कर। सर जी स्टोरी ये है कि अगर आपने एक प्लॉट खरीदा है और वो 2 करोड़ का खरीदा था और 1 साल बाद वो प्लॉट अब 3 करोड़ का हो गया है, तो प्लॉट की वैल्यू में तो 1 करोड़ का इजाफा हुआ है, लेकिन कोई कैपिटल गेन हुआ है? भाई कैपिटल गेन तो तब होगा जब आप प्लॉट को बेचेंगे। अच्छा अब आपने बेचा नहीं है, 1 करोड़ रुपया का फायदा हो गया है, टैक्स वालों तक वो फायदा नहीं पहुंचा। उन्होंने सोचा कि हम तक फायदा कैसे, हमने अपने तक फायदा कैसे लेके आना है, तो उन्होंने एक कानून बनाया और वो कानून ये है कि हर रेजिडेंट पर्सन जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का समझा जाएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के 5% वो फायदा कमा रहा है। कुछ नहीं कमा रहा, खाली प्लॉट है, समझा जाएगा, तभी तो डीम्ड है। डीम्ड इनकम होती कौन सी है? सचमुच की इनकम नहीं है, वो इनकम जो समझी जाएगी, एज्यूम की जाएगी। एज्यूम किया जाएगा कि वो इनकम कमा रहा है कितनी? फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर, और उस इनकम पे टैक्स लेगा कितना? 20% के बराबर। सो अफेक्टिवली फेयर मार्केट वैल्यू का 5% का 20% ले लो, या फेयर मार्केट वैल्यू का सीधा सीधा 1% ले लो। इफेक्टिव रेट 1%। यानी अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो उसका अगर 10 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो उसका 1% 10 लाख बनेगा, तो 10 लाख आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये वाला असूल किसके लिए है? सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए। और किस चीज के लिए है? सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। समझ गए? लो सर। For the purpose of such tax, however, following immovable property shall stand excluded from the scope of such tax. One immovable property owned by the resident. सर जी 1% टैक्स लगना है हर रेजिडेंट पर्सन पर। प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसके पास है उस पर। किस पर नहीं लगना? सर जिसके पास 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसके पास एक ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर ये वाला रूल अप्लाई। दूसरा, जिसके पास प्रॉपर्टी और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उस पर ये वाला रूल अप्लाई। जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होना, सिवाय इसके कि उस बंदे ने फार्म हाउस बनाया हुआ है और उस फार्म हाउस की टोटल एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड है और उसका कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट है। यानी टोटल एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड है और कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट है, जो उसने रहने के लिए बनाया हुआ है, लिविंग के लिए बनाया हुआ है, तो उस पर ये वाला टैक्स लगेगा। वरना एग्रीकल्चर लैंड पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। यार उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। जी पॉज कीजिएगा। हाँ भाई,
2000 स्क्वायर यार्ड, यार एक गज में तकरीबन 3 फुट होते हैं। तो आप देखो 6000 फुट में से 5000 फुट की अगर उसने कंस्ट्रक्शन की हुई है तो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड? सर समझ आ रहा है? उस पर वो कहता है भाई इस केस में आप पे 1% वाला टैक्स लगेगा, वरना आम एग्रीकल्चर लैंड पे 1% वाला टैक्स नहीं लगना, शहीद पर नहीं लगना, आर्मी के बंदे पर नहीं लगना, सरकारी मुलाजम पर नहीं लगना, जंग में जख्मी हो गया नहीं लगना, सरकारी मुलाजम या आर्मी का बंदा हाजिर सर्विस है उस पर भी नहीं लगना, और अगर रिटायर्ड है उस पर भी नहीं लगना, और अगर जख्मी है उस पर भी नहीं लगना, और अगर मर गया उस पर भी नहीं लगना। आर्मी का या सरकारी मुलाजिम जिंदा है, जख्मी है, हाजिर सर्विस है, रिटायर्ड है या फोत हो गए, उन पर ये वाला टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सर जी आगे चलते हैं। हर वो बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से वो इनकम कमा के उस पर टैक्स दे रहा है, तो उस पर ये वाला भाई ये एक प्रॉपर्टी पे एक टैक्स दे तो रहा है, अब मजीद टैक्स नहीं लेना। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर जी अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। जो बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है और उस पर विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर एज विद होल्डिंग टैक्स ऑन द एक्विजिशन हैज बीन। अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है और उस पर विद होल्डिंग टैक्स पे भी करता है तो पहले साल उसको माफी है, पहले साल से ये वाला टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ऊपर वाली जितनी डिस्कशन हुई है उन एसेट्स के अलावा अगर इसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसकी इसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू 2.5 करोड़ तक है, तो उस पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होना, 1% वाला टैक्स नहीं लगना। ऊपर वाली सारी चीजों के अलावा अगर इसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू अप टू 2.5 मिलियन है, उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगना। सर जी सरकारी इदारे के पास, प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर भी नहीं लगना, और अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, डेवलपर है, बिल्डर्स हैं और लैंड कंस्ट्रक्टर है, उन पर भी ये वाला टैक्स नहीं लगना। इन सारे लोगों पर ये 1% वाला टैक्स नहीं लगना। लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल ना हुए, यानी आप फाइलर ना हुए, तो टैक्स वालों को गुस्सा चढ़ गया, वो कहते हैं अब लगाएंगे टैक्स। आपके पास एक है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब भी टैक्स लगाएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जिसकी इनकम पे आप टैक्स दे रहे हैं, तब भी टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आप फाइलर क्यों नहीं है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया और पहला साल है तो आपको कहा था टैक्स माफ, लेकिन आप टैक्स नहीं माफ करेंगे, फाइलर क्यों नहीं है, देंगे टैक्स। अगर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से कम भी है तो भी टैक्स देंगे, क्यों, फाइलर क्यों नहीं, गुस्से से। हाँ अगर आप फाइलर इसलिए नहीं हो चुके फाइलर बनने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप पर ये वाला टैक्स अप्लाई नहीं। सर ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया कवर किया है, डीम्ड इनकम वाला। और डीम्ड इनकम में भी आपने गौर किया कि फिक्स 20% टैक्स लग रहा है डीम्ड इनकम पर, तो ये भी सेपरेट ब्लॉक आइटम है। सेपरेट ब्लॉक आइटम है ही वो जिस पर सेपरेट रेट लगे और स्लैब रेट ना लगे। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं इसमें सिर्फ 7 बातें आती हैं। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी में सिर्फ 7 बातें आती हैं, यूफोन की सिम और यू सिम डीवीडी, यू यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुदारबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटीज, वाउचर ऑफ पीटीसीएल और डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट ले सर, ये आ गई बात हमारी यूफोन की सिम और डीवीडी, इसमें ये 7 बातें आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यूफोन की सिम और डीवीडी, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुदारबा, डेट सिक्योरिटी, वाउचर ऑफ पीटीसीएल और डेरिवेटिव प्रोडक्ट। सर इस पर टैक्स कितना लगना है? सिक्योरिटी पर टैक्स कितना लगना है? 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदी है, 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदी है कोई सिक्योरिटी तो 12.5%। 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदी है तो टेबल है, और 1 जुलाई 2013 से पहले खरीदी है तो कोई टैक्स नहीं। तो 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदी है तो टेबल है। टेबल क्या कहते हैं? होल्डिंग पीरियड। देखो 1 साल तक होल्ड किया तो 15%, 1 से 2 साल के दरमियान किया तो 12.5%, 2 से 3 के दरमियान किया तो 10%। और ये टेबल है। आपने गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी की जैसे ही बात की तो आपके जहन में आना चाहिए कि भाई इस पर तो टेबल ही अप्लाई होगा। ठीक हो गया? अगर 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदी है सिक्योरिटी तो टेबल अप्लाई होगा। तो भाई ये भी क्या है? सेपरेट ब्लॉक आइटम है, रेट टेबल अप्लाई होगा। सिक्योरिटीज के हवाले से एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड हुई हैं और NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के जरिए सेटल हुई हैं, यानी माल और ये मार्केटेबल ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो कहता है फिर आपको 0.5% ऑन सेल प्राइस और 0.5% ऑफ परचेज प्राइस माइनस करने की इजाजत होगी, और कमीशन अदर एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। कमीशन अदर एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि नोशनल एक्सपेंस ऑफ 0.5% माइनस करने की इजाजत होगी। सर बात करने की ये है कि आपने खरीदने पर भी समझा जाएगा 0.5% आपका खर्चा है, बेचने पर भी समझा जाएगा आपका 0.5% खर्चा है, चाहे खर्चा ज्यादा आया हो या कम आया हो, टैक्स वाले एक्चुअल खर्चे को नहीं मानेंगे, बल्कि नोशनल एक्सपेंस जो है वो माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता बस ये चीज लाजमी देखिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड हुई है और NCCPL के जरिए सेटल हुई है। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, ये दोनों गेन ऑन सिक्योरिटी हो या गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये दोनों क्या है? सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं, और इन सेपरेट ब्लॉक आइटम पर हमने सेपरेट रेट लगाना होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? होल्डिंग पीरियड की। होल्डिंग पीरियड शैल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्पोजल। Capital gain arising on disposal of any security shall be computed on the basis of FIFO inventory method. कैपिटल गेन जो राइज हो रहा है ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी उसको कंप्यूट किया जाएगा FIFO मेथड पर। हाउएवर इट शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर परचेज ऑन द सेम डेट। सर होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे, उस बेस पर रेट लगाएंगे, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा जो आपने गेन लॉस कैलकुलेट करना है वो FIFO बेस पर करना है, लेकिन अगर सेम डे ट्रांजैक्शन हो तो FIFO अप्लाई नहीं करते, FCO अप्लाई करते हैं। अगर सेम डे ट्रांजैक्शन, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए शेयर करने लगा हूं। सर जी अगर सिक्योरिटीज डिफरेंट डेट में सेल और परचेज हुई हैं तो FIFO मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब ये कि आपने 1/1/2024 को 1000 शेयर खरीदे, फिर 2/1/2024 को 500 शेयर खरीदे 11 के हिसाब से। अच्छा अब शेयर करने लगे 5/1/2024 को तो 12 के हिसाब से बेचे, तो 12 के हिसाब से जो 800 शेयर बेचे हैं, आप ये बताएं कि जो 1 तारीख वाले 800 थे वो पहले बिके हैं या 2 तारीख वाले 500 में से पहले बिके हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल अप्लाई हुआ। लेकिन अगर सिक्योरिटी सेम डेट पर ट्रेड हुई है तो FCO मेथड अप्लाई होगा। एग्जांपल लीजिए, सर जी आपने शेयर खरीदे 1/1/2024 को और आपने शेयर
फिर खरीदे 10 के 10,000 शेयर खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, और फिर 2/1/2024 को फिर 500 खरीदे 11 के हिसाब से, और सेम डेट को 2 को ही दोबारा शेयर बेच दिए 812 के हिसाब से। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं लगेगा, आप देख रहे हैं सेम डेट पे ट्रांजैक्शन हो गई है। ओ गौर कर रहे हो, 2 को ही 500 खरीदे और फिर 2 को ही 800 बेच भी दिए। अब यहां पर FIFO नहीं अप्लाई होगा बल्कि एफ को एवरेज मेथड अप्लाई होगा। सर जी क्या मेरा पॉइंट पिक किया है? FIFO अप्लाई नहीं होगा बल्कि एवरेज मेथड अप्लाई। सर ये वाली सारी बात भी कर ली, और इस एरिया की सबसे आखिरी बात है, ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें आप क्रॉस वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल। अच्छा जी, वॉश सेल क्या है? सर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। पोर्टफोलियो क्या होता है? डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर्स का आपने एक, और मैं इसको समझाने के लिए बताता हूं कि ये शेयर्स की फ्रूट चार्ट है। जैसे आपके बाउल में मुख्तलिफ तरह के फ्रूट होते हैं, वो पोर्टफोलियो भी इस तरह ही है कि आपके बकेट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर। आपके पास सीमेंट भी है, आपके पास बैंक भी है, और आपके पास ऑटोमोबाइल, इन तीनों इदारों के शेयर। सीमेंट का शेयर 100 का खरीदा था, 150 का बेच दिया, 50 का गेन आया। बैंक का शेयर 150 का खरीदा हुआ था, 120 का हो गया। आपने सोचा मैं इसे बेच देता हूं तो 30 का लॉस आ जाएगा, ये वाला लॉस मैं इस गेन के साथ एडजस्ट कर लूंगा। अगर मैंने इसे ना बेचा, 50 का गेन आया, मुझे 50 पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको बेच दिया ताकि मैं 30 का लॉस 50 के साथ एडजस्ट कर लूं और 20 पर टैक्स दूं, 30 रुपए की इनकम पे टैक्स बचा लिया और बाद में दोबारा खरीद लिया। तो सर समझ आ रही है? टैक्स वालों को इस फनकारी की समझ आ गई। आपने जानबूझ के शेयर को बेचा है ताकि गेन को एडजस्ट करें और टैक्स बचाएं, और आप कहते हैं मैंने जान के ऐसा नहीं किया, तो वो कहते हैं भाई फिर बाद में खरीदा क्यों? अगर आपने शेयर बेचने के 1 माह के अंदर अंदर खरीद लिया तो ये इस बात की दलील है कि आपने वो शेयर बेचा इसलिए था कि उसमें लॉस आए और गेन के साथ एडजस्ट हो जाए। इसको कहते हैं वॉश सेल। शेयर को बेचना ताकि लॉस आ जाए और वो गेन के साथ एडजस्ट हो जाए, और सब्सिक्वेंटली शेयर को दोबारा खरीद लेना, इसको कहते हैं वॉश सेल। जब आपको ये बात पता चली तो आपने एक और फनकारी लगाई। आपने मीजान बैंक का शेयर बेच दिया और हबीब बैंक का शेयर खरीद लिया, और बाद में कहा मैंने सेम शेयर तो नहीं ना खरीदा। तो टैक्स वालों ने कहा आप सेम सेक्टर में तो रहे हो ना, आपने बैंकिंग सेक्टर से ही कोई शेयर खरीदा है ना, हम इसको नहीं मानते। इसको कहते हैं टैक्स स्वैप सेल, कि आप सेम शेयर ना खरीदो बल्कि उसी सेक्टर का कोई मिलता जुलता सिमिलर शेयर खरीद लो और अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखो। टैक्स वाले इसको भी नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं ये भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा। और तीसरा है क्रॉस ट्रेड। क्रॉस ट्रेड क्या है? आपके पास आपने सिक्योरिटी खरीदी, KASB से भी सिक्योरिटी खरीदी है और JS सिक्योरिटी से भी। अपनी ही 2 सिक्योरिटी के अकाउंट है, एक अकाउंट से अपने शेयर निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिए, तो क्या ये बिके? डिस्पोजल हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, अगर किसी बंदे ने अपने ही एक अकाउंट से शेयर निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल के कहा कि वो डिस्पोजल हो गया और लॉस हो गया, तो टैक्स वाले कहते हैं भाई ये डिस्पोजल ही नहीं हुआ, लॉस तो दूर की बात है। तो ना डिस्पोजल हुआ है, ना कैपिटल लॉस आएगा, और ना ही ये गेन के साथ एडजस्ट होगा। इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड।
टैक्स वाले कहते हैं वॉश सेल करें, टैक्स स्वैप सेल करें या कॉस्ट ट्रेड करें, जो भी लॉस आएगा वो गेन के साथ एडजस्ट। सर ये सारी डिस्कशन थी, मैं आपको एक क्रक्स बताना है और फिर हम इस चैप्टर से बाहर निकलेंगे। 3 मिनट की डिस्कशन है, तवज्जो फुल दीजिएगा। जब भी आपको सेल्स टैक्स का सवाल आए, आपने सबसे पहले ये सोचना है कि क्या ये कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर आपने नतीजा निकाला हाँ ये कैपिटल एसेट है, तो दूसरे स्टेप में आपने सोचना है डिस्पोजल भी हुआ या नहीं हुआ। हाँ अगर डिस्पोजल नहीं हुआ और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो डीम्ड इनकम के बारे में आपने सोचना है। और अगर डिस्पोजल हो गया तो फिर आपने ये देखना कि क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या सिक्योरिटी है या क्या अदर है। चूंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब है सिर्फ लैंड और बिल्डिंग है। ठीक हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचेंगे, गेन आया तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, लॉस आया कैपिटल, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर जो लॉस है वो एडजस्टेबल नहीं होता। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी से मुराद है यूफोन की सिम और डीवीडी। इसको बेचने पर गेन आया तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, और अगर लॉस आया तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होगा। अगर ना एडजस्ट हो सका तो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। अदर कैपिटल एसेट्स पर आ जाएं। अब जो सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो अदर है, उसमें देखेंगे गेन आया या, चूंकि अगर गेन आया तो वो एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा। लॉस आया तो मजीद देखेंगे जिस आइटम पर लॉस आया है वो आर्ट रिलेटेड आइटम है या अदर है। चूंकि अगर आर्ट रिलेटेड आइटम हो तो उसका लॉस एडजस्टेबल, और अगर अदर आइटम अदर लॉस हो तो वो एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होता है। सर ये क्रक्स है कैपिटल गेन का। क्या सारी बातें कवर हो गई? यस और नो? जी थैंक यू। 3 मिनट आपके पास हैं, उसके बाद मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस शुरू करूंगा। पॉज कीजिए।